नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 20 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो एडिटोरियल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है। इस पे जो हमारा जो सिंधु हमारा जो नदी है उसका जल बंटवारा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले इसमें समझाया गया भी जो हमारा जो सिंधु जल समझौता था वह भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें वर्तमान में जिस प्रकार से तो भारत के द्वारा जो कुछ प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं उन नदियों के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उस पर क्या है आपत्ति है। ठीक है, तो वह क्या कर पाकिस्तान कह रहा है भी हम जो ये जो मुद्दा है वह कहीं कहीं हम जो हमारा जो स्थायी न्यायालय है उसके पास हम ये न्यायालय यानी उनके पास ये मुद्दा लेकर जाएंगे। मगर जो आर्टिकल के अंदर जो ये हमारे जो राइटर है वो कह रहे हैं भी आपको उस न्यायालय में ले जाने की वजह आपको खुद को अपनी एक यानी हम कह के दोनों को साथ बैठ करके उस काम में समाधान निकालना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि जो ट्रीटी थी वह लगभग 1960 में हुई थी, तब से लेकर अब तक के जो समय के साथ साथ जल की उपलब्धता के अंदर और उनकी उपयोगिता के अंदर भी काफ़ी क्या हुए हमारे जो बदलाव आया है, उस बदलाव को देखते हुए हमें नए सिरे से उस संधि का निर्माण करना चाहिए या उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन देशों को अपने जो संबंध है उनको सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो ये आर्टिकल कहता है भी जो सिंधु जल संधि है वो कब हुई थी, हमारी 1960 के अंदर हुई थी। जो भारत और पाकिस्तान जो तटवर्तीय जो राज्य हैं उनके बीच में जो सिंधु नदी जल है उसको नियंत्रित करने से संबंधित थी। अभी इस जो जनवरी आया था अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान ने जो किशन गंगा जो परियोजना थी जो किस पर जो झेलम नदी पर बनाई जा रही है, यानी जो झेलम नदी की एक सहायक नदी है उस पर बनाई जा रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान को क्या है भारत को आपत्ति है। साथ ही साथ जो रेतले चिनाब पर भी एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है उन पर भी क्या है उसको आपत्ति है। जबकि जिस पर जब संधि हुई थी तो उसके अंदर ये कहा गया था कि भारत जो नदियां पाकिस्तान को दी गई है कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब, उस पर क्या कर सकता है भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट बना सकता है जो कहीं न कहीं पानी के बहाव को क्या न करे, बाधित न करे। जबकि ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट या ऐसा कोई भी डैम या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना सकता जहां पर पानी का क्या हो स्टोर हो या पानी को इकट्ठा करके रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं होती है उनमें क्या होता है ऐसे बांध बनाया जाता है, बांध के नीचे से पानी को निकाला जाता है और उन पानी की ऊर्जा से हम क्या करते हैं विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट कहीं न कहीं हम बना सकते हैं, मतलब कि हम ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते जो पानी को स्टोर करते हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, मगर अभी वर्तमान में क्या है पाकिस्तान को इस पर क्या है आपत्ति है। और कुछ तत्वों में सिंधु जल संधि की व्याख्या और आवेदन को संबोधित करने के लिए जो किसके पास स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के पास, जिसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो न्यायालय है उसकी ओर ले जाने की इसमें बात कह रही है। ठीक है, और सिंधु जल समझौते विभाजन के तहत जो पूर्वी नदियां हैं कौन कौन सी, जो सतलज है, व्यास रावी है और व्यास है, वो किसको, भारत को उनका जल दिया गया है। जबकि जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब है वो पाकिस्तान को के हिस्से के अंतर्गत आई है जो इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे आर्टिकल के अंदर जो सोल्यूशन दिया गया भी वर्तमान समय में पानी की आवश्यकता और उपलब्धता को देखते हुए संधि को नए सिरे से सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए दोनों देशों को आपस में विचार विमर्श के अनुसार संधि में सुधार करना चाहिए और दोनों देशों को आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देना चाहिए। यानी जो हमारे पाकिस्तान के बीच में जो विवाद के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाना चाहिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उन सबको सॉल्व करना चाहिए और दोबारा से इस संधि के माध्यम से कहीं न कहीं हम अपने जो दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो उन पर हमें विचार करना चाहिए और दोनों देशों को अपने संबंधों में सुधार करने के लिए कहीं न कहीं विचार करना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो कहीं न कहीं हमारा जो सिंधु जल बंटवारा था उससे ये संबंधित था। हिंदू के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये इसमें दे रखा है जैसे ये हमारा एक जो सिंधु नदी है तो ये हमारी सिंधु नदी है जो कि यहाँ से बहते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना भी जैसे कौन कौन सी जो पश्चिमी नदियां हैं हमारी, जिसमें जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। इसके साथ में जैसे ये वाली नदियां हैं जिसमें से कुछ यानी जो रावी नदी को छोड़कर यानी जो सतलज नदी को छोड़कर ये पाकिस्तान को दी गई है और इधर जो 3 नदियां हैं वो किसको दी गई है, भारत को दी गई है। ठीक है, और ये कहाँ पर, अरब सागर के अंदर ये जो नदी है वह क्या होती है, गिरती है। ठीक,
तो जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जैसे ये जो चेनाब नदी है ये सीधा का सीधा यानी ये हमारा किसमें गिरती है, सिंधु नदी के अंदर गिरती है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो ये एक थोड़ा सा मैप था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जो कहता है भी सही चल रहे संसद। तो चलते रहे संसद, या किसी प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो ये आर्टिकल है अभी जैसे हाल ही में क्या होने वाला है, अभी हमारा जो मानसून स्तर है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर देखते हैं भी आर्टिकल कहता है भी जब पहले जब ये जो सर्वदलीय जो यानी जो संसद के अंदर स्तर बुलाए जाते थे, तो उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होती थी, यानी सभी दल उसके अंदर शामिल होते थे। सभी दल आपस में मिलकर कौन कौन से मुद्दे संसद या मानसून स्तर में उठाए जाने चाहिए, कौन कौन से के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था या किन बातों पर उन पर विवाद चल रहा था, उन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए एक सर्वदलीय सेट बैठक को बुलाया जाता था, जो कि वर्तमान में इस प्रकार की बैठक है वो नहीं बुलाई जा रही है। उसकी वजह से होता क्या है कि पूरा का पूरा जो स्तर होता है वो कहीं न कहीं यानी जो हम कह सकते हैं जो हंगामा होता है या विरोध होता है उस प्रकार की भेंट चढ़ जाता है, किसी प्रकार का सॉल्यूशन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, जो कहीं न कहीं हमारा जो लोकतंत्र है उसको प्रभावित करता है। हम जो ज़रूरतमंद के जो कानून है वो नहीं लेकर आ सकते हैं, केवल और केवल जो पूरी संसद है, पूरा स्तर है वो किसमें, इस हंगामे में चला जाता है। और इससे भी दयनीय और कुछ नहीं हो सकता। अभी आम बजट था हमारा, अभी हाल ही के अंदर जो आम बजट था उस पर किसी भी प्रकार की बहस न होकर के सीधा ही उसको पास कर दिया गया। ये भी एक काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी जो बजट है उस पर इस विरोध के कारण, कहीं के सरकार के पास बहुमत होने के कारण इसको सीधा ही पास कर दिया गया। किसी प्रकार के इसके ऊपर क्या नहीं किया गया, चर्चा वगैरह नहीं की, कोई बहस नहीं की गई, कोई नए हम कह सकते हैं भी नए नए विकल्प नहीं तलाशे गए। तो ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसी स्तर में भी विधियां कामकाज की दृष्टि से बहुत ही अधिक संतोषजनक नहीं रह गए। तो ऐसे में हम कहते हैं भी जो कानून निर्माण है वो भी हमारे लिए संतोषजनक नहीं रहते हैं। ठीक है, और मानसून स्तर के लिए आयोजित जो सर्वदलीय बैठक है सभी विषयों को सार्थक चर्चा करने और अपने आश्वासन और पक्ष और विपक्ष की गंभीरता का परिचय देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो मीटिंग बुलाई जाएगी, सर्वदलीय मीटिंग अगर बुलाई जाती है तो कहीं कहीं अपना जो विचार है अभी वहाँ पर हम कहे जाएंगे भी हम मानसून स्तर के अंदर ये विधेयक या ये विधेयक रखेंगे, तो आप अपनी अपनी इसके ऊपर राय दें। ठीक है, तो कहीं न कहीं इससे क्या होगा भी जो स्तर की जो कामकाज की है वह क्या होगी, अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का जैसे हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से भी हमें जो हम कह सकते हैं भी जो महत्वपूर्ण कानून है उनके टालने के जैसे हमें नहीं देखना पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं भी इसके अंदर जैसे जो विपक्ष है, जो क्योंकि हमारा जो मानसून स्तर है वो कितना, इसकी 17 बैठक होने वाली है। कितनी, 17 बैठक होने वाली है। ठीक है, जिसके अंदर सरकार के द्वारा 31 विधेयकों को पास किया जाएगा, यानी 31 विधेयकों को लेकर आया जाएगा। अब देखने की बात ये है भी इन 31 विधेयकों में से कौन कौन से विधेयक हैं जो कानून का रूप धारण करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो विरोध या इस हम कह सकते हैं हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं। ठीक है, और विपक्ष है वो हमारा जिस प्रकार से हम जैसे मणिपुर के हालात हैं, महंगाई की स्थिति है, साथ साथ जो बालेश्वर जो रेल हादसा है, तो इस प्रकार के जो विषय है उस पर क्या करेगा, यानी हमारा विरोध प्रदर्शन करेगा या फिर उन मुद्दों को उठाएगा। जबकि सरकार भी इस प्रकार पर कहते हुए इन मुद्दों पर उठाया जाना चाहिए और वह उनके साथ है, मगर स्तर है वह कहीं न कहीं आसानी से सही से चल पाए, इसलिए पहले सर्वदलीय बैठक करवाना जरूरी है। ठीक, और हम कह सकते हैं इसमें यानी ये हमारा जो स्तर है वह इसलिए भी आवश्यक हो सकता है क्योंकि वे समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ देश की प्रगति में भी सहायक बनते हैं। ठीक है, तो अगर जिस प्रकार से हमारे जो ये विधेयक वगैरह या कोई कार्य है वो नहीं हो पाता है तो देश की प्रगति भी इससे सही तरह से नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये हमारी प्रगति के लिए भी बाधक होता है। ठीक है, और जो विधि निर्माण में अपने जो मूल दायित्व की अनदेखी कर देते हैं, और दुर्भाग्य से ऐसा ही होता है, कभी राजनीतिक लाभ उठाने के फेर में और कभी महज खबरों को चाह जाने से, यानी हम कह सकते हैं कि कहीं के जो राजनीतिक दल है वो अपना हित देखने के लिए कहीं के जो देश का जो हित है या जो राष्ट्र का जो हित है उसको कहीं कहीं दरकिनार कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की बैठक बुलानी चाहिए, जो मुझे इस प्रकार से जो पक्ष विपक्ष के जो मुद्दे हैं या जो हंगामे वगैरह हैं वो करने इन सर्वदलीय बैठक में सुधार करना चाहिए, और ताकि जो 17 बैठकें हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाएँ उस पर हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल था। तो हम जिस प्रकार से जानते हैं तो ये एक स्क्रीनशॉट है लक्ष्मीकांत का जिसमें हम देखते हैं भी जो हमारा जो स्तर है वो आहूत किया जाता है।
करना कौन करता है भी, सभा में उपस्थित होने के लिए आदेश हम देते हैं। क्या कहते हैं भी, संसद के प्रत्येक सदन जो राष्ट्रपति क्या करता है, कौन बताता है, राष्ट्रपति समय समय पर जो क्या करता है समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों स्तरों के बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं अभी 1 वर्ष कितना होता है, 12 माह का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है भी वह वर्ष के अंदर कम से कम 2 बैठकें जरूर बुलाए। ठीक है, तो इसमें कहा भी है एक बैठक के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं भी कम से कम 2 स्तर तो बुलाने आवश्यक ही हैं, जबकि हम कितने बुलाते हैं, 3 स्तर बुलाते हैं। कौन कौन से, बजट स्तर जो कि फरवरी से मई के माह में आता है, उसके बाद में मानसून स्तर जो कि अभी जुलाई और सितंबर के माह में आने वाला है, फिर उसके बाद में जो शीतकालीन स्तर होता है वो नवंबर और दिसंबर के आसपास है ये स्तर बैठता है। ठीक है, तो हम कितने 3 स्तर बुलाते हैं, जबकि कितने की हम कह सकते हैं भी हम 4-4 महीनों की यानी उनके गैप के अंदर, जबकि हमारे जो संविधान है यानी जो राज्य वो क्या कहता है भी 6 महीनों के अंदर यानी 6 महीनों के अंतराल एक बैठक के बीच में नहीं होना चाहिए। संसद का स्तर प्रथम बैठक से लेकर जो स्तरावसान यानी जो लोकसभा के मामले में विघटन जब किया जाए, स्तरावसान यानी जब हम कह सकते हैं हमारी जो स्तर होते हैं उसको संपूर्णतः यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से बंद कर दिया जाता है। और मध्य समाविधि और स्तर के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। ठीक है, एक स्तर के अनावश्यक और दूसरे स्तर के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को हम क्या कहते हैं, अवकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा एक स्तर खत्म होता है और दूसरा स्तर शुरू होता है, उसके बीच की जो समय होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से अवकाश कहते हैं। एक होता है स्थगन होता है। संसद के स्तर की जो में काफ़ी बैठकें होती है और प्रत्येक बैठक में 2 स्तर होते हैं। ठीक है, और सुबह की बैठक कितने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होती है। फिर दोपहर में भोजन के समय आता है जो कि 2 बजे के बाद 6 बजे दोपहर के बाद यानी जो भोजन के समय के बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक संसद की बैठक होती है। और संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। और स्तरावधान या विघटन होता है को द्वारा इसको हम समाप्त करते हैं उस पूरे के पूरे स्तर को। तो स्थगन हम क्या करते हैं, कहीं न कहीं अनिश्चित काल या कुछ समय के लिए संसद को स्थगन करते हैं। ठीक है, जबकि ये कुछ घंटों के लिए हो सकती है, कुछ दिनों के लिए हो सकती है। ठीक है, जबकि कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है। जबकि जब स्तरावसान होता है तो पूरा का पूरा जो स्तर होता है उसका विघटन कर दिया जाता है। ठीक है, स्थगन द्वारा जो बैठक के कार्य की कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह भी हो सकती है। तो ये बात हमने देख ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो हमारी जो 2 संस्थाएं हैं, एक तो हमारी जो सीबीआई है, दूसरी हमारी जो ईडी है जिसको प्रवर्तक निदेशालय के नाम से जानते हैं। तो इनसे संबंधित ये क्या है, आर्टिकल है। तो जो हमें जिस प्रकार से कह रहा है भी जो आज वर्तमान के अंदर जो ये जो संस्थाएं हैं इन पर क्या हो रहा है भी सरकार का जो प्रभुत्व है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें था पिंजरे में बंद होता तोता। तो ये वक्तव्य यानी ये जो टिप्पणी किसने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी। भी कहा जो ये जो सीबीआई थी या अन्य प्रकार की संस्था थी वो कहीं न कहीं सरकार के अंडर आ रहे, तो इसलिए उन्होंने कहा था भी जो पिंजरे के अंदर बंद होता ही तोता है। ठीक है, इन संस्थाओं को इस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी किया था। और अपने राजनीतिक अंक जिसको कहते हैं अभी अंक या इशारे में काम करने वाली जो एजेंसियां होती है यानी जो राजनीतिक तौर पर या जो यानी कह सकते हैं भी जो राजनीति के अंडर आकर के काम करती है, तो उसको इस प्रकार का नाम उन्होंने दिया था। साथ ही साथ इसमें कहा भी ईडी के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप की आकांक्षा निराधार है। ठीक है, तो फिर उन्होंने माना था भी जो सरकारी हस्तक्षेप है उसकी जो आकांक्षा है वो निराधार है, इसलिए अदालत को इन दोनों एजेंसियों के निर्देशकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा था क्योंकि जो विपक्षी दल थे उन्होंने इन जो संस्थाएं थी उनके कार्यकाल को लेकर के, साथ ही साथ इनके जो निर्देशक हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो कुछ समय पहले जो सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक प्रावधान लेके आए थे जिसके अंदर जो हमारे जो सीबीआई है साथ ही साथ जो ईडी के जो निर्देशक है उनके कार्यकाल को संसद एक बार यानी 2 वर्ष से बढ़ा करके आगे 1 वर्ष और बढ़ा सकती है। और ये ऐसा वह 3 बार कर सकती है। कितना, 3 बार। तो यानी टोटल कितना हो गया उनके पास, 5 वर्ष का कार्यकाल एक निर्देशक का होता है। ठीक है, तो ये प्रावधान लेकर आए थे। जबकि जो विपक्षी दल थे उनका ये मानना था जो इस प्रकार के जो निर्णय है वो कहीं न कहीं विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जाता है। तो इस जो याचिका थी या इस प्रकार की टिप्पणी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण संपूर्णतः से नकार दिया है। ठीक है, और जो ईडी होती है हमने देखा था जो जो हमारी जो प्रवर्तन निदेशालय है वह किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं कर सकती। कब नहीं करती, जब तक भी कोई अन्य संस्थान क्या न करे
उस पर क्या न करें, भी जांच शुरू न करें। यानी सबसे पहले कोई अन्य संस्था होगी वो क्या करें, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करें, उसके बाद हमारी जो ईडी है यानी जो प्रवर्तन निदेशालय वो जांच से शुरू करती है। और ये मुद्दा क्यों उठा था, क्योंकि अभी हाल के अंदर जो संजय मिश्रा जो कि ईडी के जो निर्देशक हैं उनका जो कार्यकाल था वो उनको बढ़ाया गया था। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं अभी जो ये तो कार्यकाल बढ़ाया गया था, वो जो हमारे जो संशोधन किया गया था उसी के माध्यम से ये कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो कि हमने देखा था अभी जो 2 साल होती है फिर उनको एक एक साल के करके 3 बार उनको बढ़ाया जा सकता है, टोटल यानी 5 साल तक। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को कहीं ना कहीं खारिज किया है, या इस प्रकार में कहीं किन्हीं प्रकार में कोई यानी हस्तक्षेप करने से उन्होंने क्या किया है, इनकार किया है। इसको नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सीबीआई है और जो ईडी है उसके जो निर्देशक है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है उस प्रक्रिया को उन्होंने क्या किया है, विस्तारित किया था। जैसे सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई का जो निर्देशक होता है उसकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है। उस समिति के अंदर प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के अलावा फिर विपक्ष के नेता होते हैं, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश भी उसके अंदर शामिल होते हैं, और अन्य जो जो बड़ा दल होंगे उसके कुछ यानी जो हम कह सकते हैं भी जो नेता होते हैं, जो बड़े दल के विपक्षी नेता हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ऐसे के अंदर और यही जो संस्था है वह क्या करती है, उनके कार्यकाल को बढ़ाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको पुनर्नियुक्त किया, तो ये कहना भी केवल उन्हीं के लिए ये किया गया तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यायालय भी होता है, सरकार का भी हिस्सा होता है, साथ ही साथ विपक्षी दल भी उसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इस प्रकार से इसको गहन के इसके कार्यकाल यानी नियुक्ति का विस्तार करते हुए उन्होंने कहा है। साथ साथ ईडी का जो निर्देशालय है वो भले ही कोई प्रक्रिया या कोई संस्था नहीं करती है, मगर इसकी जो नियुक्ति होती है वह क्या कौन करती है, उसकी जो एक चयनित समिति करती है, और इस समिति के अंदर मुख्य सत्कर्ता आयुक्त होते हैं, अन्य जो सहायकर्ता आयुक्त होते हैं। ठीक है, जो गृह और कार्मिक जो राजस्व मंत्रालय होते हैं उससे क्या है संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से उन्हीं के बीच से कहते हैं, तो ये भी कहना भी किसी को टारगेट करके इनको नियुक्त किया गया, तो ये बात कहीं कहीं क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये बात इनकी नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज किया था। ठीक है, और उन्होंने आरोपों को सिद्ध होने और सुप्रीम कोर्ट की ओर जो कहते हैं रेफरेंस भेजे जाने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उनकी जो कार्यकाल की जो सुरक्षा होती है वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी उनकी जो कार्य करने की स्वतंत्रता को बनाए रखती है। ठीक है, तो क्या करेंगे जब यानी जो आरोप जब सिद्ध होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति को कहता है, तब राष्ट्रपति उनके आयुक्तों को हटा सकता है। ठीक है, तो केवल ये कहना कि उन विपक्षी दलों को टारगेट करके इनकी नियुक्ति की जाती है तो ये बात उन्होंने गलत की है। ठीक है, और इनके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इनके नियुक्ति है वो किसने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनके विस्तारित किया है। ठीक है, अगर हम सीबीआई की बात करते हैं जिसको हमारा जो क्या कहता है भारत की मुख्य जांच एजेंसी है, जो जबकि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग और लोकपाल की सहायता की क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद में यह कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है। ये साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करता है, और इसकी अधिरक्षण और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के पास है। और यह जो भारत के जो इंटरनेशनल तौर पर जो इंटरपोल है उसकी एक प्रकार से समन्वित एजेंसी है, या कह सकते हैं उसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, जो हमारी जो सीबीआई है वह है। ठीक है, साथ ही साथ हमने परसों देखा था जिसके अंदर हमने देखा था भी जो सीबीआई है उसी के साथ जो राज्य जब किसी बात पर अनुरोध करती है तो उनके अनुरोध पर वह किसी जो ऐसे अपराध जो कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव डालते हैं उनकी जांच करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर उनको निर्देश देती है किसी मुद्दे की जाँच करने के लिए तो उनकी भी वह जाँच करती है। ठीक है, साथ ही साथ वह हम देखते हैं भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ जो जघन्य अपराध होते हैं उनको भी वह देखती है। ठीक है, और ये हमारा जो इसके अंदर देखा था हमने, जो हमारा जो शाम को जो टेस्ट सीरीज आती है उसके अंदर हमने ये देखा था। एक हमारी ईडी है जो प्रवर्तन निर्देशालय है, इसमें भी बहुत अनुशासनात्मक ये क्या संगठन है जो किसके अंतर्गत, जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, और ये 2 विशेष राजकोषीय कानून कौन कौन से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसको फेमा के नाम से जानते हैं, और धन की रोकथाम अधिनियम 2002 जो कि प्यामला के नाम से भी उनको जानते हैं, वे PML के प्रावधानों के तहत इसको लागू किया गया है। और इसकी सीधी भर्ती द्वारा जो कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निर्देशालयों की नियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्कों, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आय, पुलिस इत्यादि विभागों भी के अधिकारी भी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, नियुक्त किया जाते हैं। और जो इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो हमने अभी आर्टिकल के अंतर्गत देखी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर
अगला आर्टिकल क्या कहता है, अभी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, अभी अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, अभी जो सड़क हादसा था उस पर क्या है, फीकी ने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, जो हमारी जो फीकी यानी एक संस्था है जो कि रिपोर्ट वगैरह डालते हैं, तो उन्होंने सड़क दुर्घटना पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा भी सड़क दुर्घटना के कारण हर देश सॉरी देश में हर वर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, कितनी? 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है इससे। ठीक है, और ये दुनिया में इस तरह में होने वाली मौतों का 11% हिस्सा केवल और केवल सड़क हादसों की वजह से, 100 में से 11 व्यक्ति ऐसे जो केवल सड़क हादसों की वजह से उनकी मृत्यु होती है। और रिपोर्ट के अनुसार 30% लोगों की मृत्यु किसकी वजह से? हेल्मेट न पहनने की वजह से, और 11% लोगों की मौत होती है जो गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट न लगाने की वजह से उनकी मृत्यु होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क हादसों को जान लेने वाले 8 सबसे बड़े कारणों का यानी जो सबसे बड़े बताया है, यानी जो जितने भी महत्वपूर्ण कारण हैं उनमें से सड़क आता है वो 8वां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं भी कितनी, जैसे हम देखते हैं भी स्वास्थ्य संबंधित मौतें होती होंगी, साथ ही साथ हम देखते हैं अभी जो उनके अलावा जो कोई गंभीर बीमारियां हैं उससे मौत होगी। अगर ऐसे में हम देखें तो केवल हमारी लापरवाही की वजह से हम 8वें स्थान पर ऐसे हैं जो जिनसे हमारी मृत्यु होती है। ठीक है, और ये किसने बताया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही है। ठीक, और साथ साथ इसमें कभी 5 से, और इसमें इस प्रकार के अंदर जो जिन लोगों की जो मृत्यु होती है उनकी आयु 5 से 29 वर्ष के बच्चों की होती है या उन जैसे युवाओं की होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं भी वो किसी देश की एक होता है रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान नागरिक होते हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, और साथ ही साथ वह देश की सबसे कामगारी जनसंख्या होती है। इससे हम देख सकते हैं भी जो ये जो एक्सीडेंट है जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी काफ़ी होता है, और इसके अंदर जो युवा हैं इसकी मौत के सबसे बड़े कारण होते हैं। इसी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और रोजगार जो राजमार्ग मंत्रालय है उसके मुताबिक 2021 में लगभग 4,12,432 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु की हुई थी। ठीक है, जबकि हम देख सकते हैं 3 लाख लगभग 80,000 के आसपास लोग ऐसे तो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, और उसमें से जो सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से 16,000 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी, और हेलमेट न पहनने की वजह से लगभग 47,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जबकि इसका एक कारण है हमारी जो सड़कें हैं वो खराब होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, मगर इसके साथ साथ जो लोगों की लापरवाहियां भी इन दुर्घटनाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोगों की जो लापरवाहियां होती हैं, जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, निर्धारित जो गति होती है उस पर गाड़ी को न चलाना, जो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तो ये सारी की सारी जो लापरवाहियां हैं वो इस प्रकार के कारणों को और अधिक बढ़ा देती हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं हमें क्या इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या करना होगा, जो हमारे जो नियम हैं उनको और ज़्यादा कठोर बनाना होगा। ठीक है, लोगों को यानी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो यातायात से संबंधित हमें जो हमारी जो सुरक्षा मानक है उनको भी हमें अपनाना होगा। साथ-साथ कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करता हुआ मिलता है तो उस पर हम कहते हैं भारी आर्थिक दंड भी लगाना होगा। अगर आर्थिक दंड से भी किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है तो हमें उन पर हम कहते हैं भी कारावास जैसी जो सज़ाएँ हैं उन पर भी हमें क्या करना होगा, विचार करना होगा। ठीक है, और हम देखते हैं भी केवल हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने से हम क्या कर सकते हैं, देश में इस प्रकार के हादसों की 40% मौतें हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो हम केवल और केवल इन 2 सावधानियों को अपना करके हम देश में इतनी प्रतिशत सुधार लेकर आ सकते हैं इनमें। तो इसलिए हमें क्या करना होगा भी, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रति जागरूक करना होगा। इन सड़क हादसों से न केवल इंसान बल्कि जो जानवर हैं उनको भी नुकसान होता है, जो कि यातायात के नियम नहीं समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जिम्मेवारी है वो और अधिक बढ़ जाती है भी, हमें अपने साथ साथ उन जानवरों की भी ध्यान रखना है। ठीक है, और हमें जो यातायात से संबंधित जो नियम है उन सभी का हमें क्या करना है, पालन करना है। ठीक, तो ये एक आर्टिकल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें कुछ डाटा दिए गए थे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला आर्टिकल कहता है भी जो समान नागरिकता उचित जो आपत्तियाँ, तो ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इसको टारगेट यानी जो लिखा गया है वो कहीं के जो मुस्लिम धर्म को टारगेट करके इसको लिखा गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें इसके अंदर है भी। भारतीय संविधान के अंदर जो नागरिक संहिता है वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका आर्टिकल नंबर 44 है, उसके अंदर राज्य की ये जिम्मेवारी बताई गई है भी, जो राज्य क्या करे उनको धीरे धीरे
स्थापित करने का प्रयास करे। साथ ही साथ जो कहीं न कहीं इसमें बताया गया जो कुरान थी या जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने भी कहीं न कहीं जो लोगों को साथ लग करके या जो सभी जो धर्म है वो कहीं न कहीं लोगों को समानता बढ़ाने की बात इसके अंतर्गत कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें कहता है भी जो भारत है वो विविधता से भरा देश है, यहाँ पर समान नागरिक सहायता होना भी कहीं न कहीं ये अनुचित ही होगा। यानी कहीं न कहीं ये क्या हुआ भी हमारी विविधता को प्रभावित नहीं करेगा। जिस प्रकार से जो लोग एक तर्क देते हैं भी जो कहीं न कहीं ये हमारी विविधता को प्रभावित कर सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 का जो खुला विरोध कर रहे हैं उन्हें कहता है भी क्योंकि ये समान नागरिक सहायता की कल्पना तो संविधान में ही प्रस्तावित है और हमारे संविधान निर्माता इससे भली भांति अवगत थे भी हमारा जो भारत है वो विविधतापूर्ण राष्ट्र है। तो ऐसे के अंतर उन्होंने समान नागरिक सहायता का अगर प्रावधान रखा था तो वो किसी न किसी उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने ये रखा था। ठीक है। और सभी नागरिकों की बराबरी का एहसास करना भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो कहीं न कहीं जो खुद जो आर्टिकल हमारा जो 44 है उसका जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं वो इन्हीं आधार को मानते हुए विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादातर सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया था जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।